आज हम एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। और नाइट्रस अम्ल क्या होता है? HNO2। ये होता है HNO2। तो एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की भी हम पढ़ेंगे और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की भी हम HNO3 नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो नाइट्रस अम्ल की जो अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए होता है, तुरंत बनाना पड़ता है। तो ये नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है? सोडियम नाइट्राइड और HCl से। तो हम NaNO2 और HCl को मिलाते हैं तो हमारा HNO2 बनता है। इसको हम नाइट्रस अम्ल कहते हैं और ये हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए पड़ता, ताज़ा बना हुआ चाहिए पड़ता है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, HNO2 से अभिक्रिया। और HNO2 बनेगा कैसे? ऐसे। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं एक एलिफेटिक एमीन। क्या लेते हैं? एक एलिफेटिक एमीन। ये ले ली हमने एक एलिफेटिक एमीन RNH2। और इस RNH2 प्राथमिक एमीन है। ये हमारी क्या है? प्राथमिक एमीन। इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम कराना है हमें HNO2 से। तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस में HNO2 नाइट्रस अम्ल। लेकिन ये मिल कहाँ से रहा हमें? HNO2। ये HNO2 मिल कहाँ से रहा हमें? इससे तो हमें एरो के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? NaNO2 प्लस HCl। तो इससे हमें ये ताज़ा बना हुआ HNO2 मिलता जा रहा है। यहाँ से हमने प्राथमिक एमीन ले लिया। होगा क्या? R, यहाँ से S से R N2Cl, ये डाई एजोनियम लवण बन जाते हैं। ये क्या बन जाता है? डाई एजोनियम लवण। ये कौन सा डाई एजोनियम है? एल्किल के द्वारा। तो ये जो डाई एजोनियम लवण होते हैं ये एलिफेटिक है। ये कौन सा डाई एजोनियम है? एलिफेटिक डाई एजोनियम। और ये होते हैं अस्थायी। ये कैसे होते हैं? अस्थायी। जबकि एरोमेटिक जो डाइएजोनियम बनते हैं, अभी हम बनाएंगे यहाँ पर एरोमेटिक डाइएजोनियम, तो ये होते हैं स्थायी। तो अभी हमने एक प्राथमिक एमीन ली और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हमने नाइट्रस अम्ल से करा दी। और नाइट्रस अम्ल कैसे मिल रहा है हमें? NaNO2 और प्लस HCl से तुरंत मिलता जा रहा है। ये इनसे अभिक्रिया करके HNO2 हमें यहाँ तुरंत मिलता जा रहा है। और प्राथमिक एमीन से क्या बन रहा है? डाइएजोनियम साल्ट बन रहा है। ये हमारा क्या है? एक साल्ट है। ये क्या है हमारा? साल्ट। ये साल्ट कैसा होता है? अस्थायी। अब ये अस्थायी होता है इसलिए यहाँ से तुरंत ये साल्ट अस्थायी है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। क्या बाहर निकल जाता है? नाइट्रोजन गैस। और हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करा दें जल से, तो जल में होता है H+ और OH आयन। तो इस साल्ट ही मैंने बोला कि ये साल्ट होता है अस्थायी। और अस्थायी होने की वजह से यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है जब हम जल अपघटन करते हैं। तो N2 बाहर निकला और ये जो आपका Cl था, ये जो Cl था वो किसके संग चला गया? H+ के संग। तो N2 भी बाहर निकल गया और साथ में क्या निकल गया? HCl। ये Cl और ये H बचा क्या हमारा? N2 भी बाहर निकल गया, Cl किसके संग चला गया? H+ के संग। तो सिर्फ क्या बचा? OH। तो OH आके किससे जुड़ जाएगा? R से। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया एल्कोहल। फिर से सुन लीजिए, जब हम एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो पहले जब हम एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर एक डाइएजोनियम साल्ट बनता है। और ये कौन सा डाइएजोनियम साल्ट है? एलिफेटिक डाइएजोनियम साल्ट। और ये होता है अस्थायी। तो यहाँ से क्या होता है? अस्थायी होने की वजह से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और हम जल से अभिक्रिया करा दें या जल अपघटन कर दें तो जल के पास H+ और OH- आयन होता है। तो H+ किसके संग चला गया? Cl के संग। तो क्या बन गया? HCl। और OH जाके इस R से जुड़ गया। तो जब एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो सबसे पहले तो डाइएजोनियम साल्ट बनता है। और डाइएजोनियम साल्ट का जब जल अपघटन करते हैं तो हमको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। बस याद रखने वाली बात है कि ये वाला साल्ट क्या होता है? अस्थायी होता है। अब हमने ले लिया एरोमेटिक एमीन। ये थी हमारी एलिफेटिक एमीन RNH2। ये क्या थी? 1 डिग्री एमीन तो थी, लेकिन कैसी एमीन थी? ये हमारी एलिफेटिक। अब हम लेने वाले हैं एरोमेटिक एमीन। क्या लेने वाले हैं? एरोमेटिक एमीन। तो हमने ये ले ली एरोमेटिक एमीन C6H5NH2। ये भी 1 डिग्री एमीन है और इसकी अभिक्रिया भी हमने किससे करा दी है? HNO2 नाइट्रस अम्ल से। लेकिन नाइट्रस अम्ल किससे मिलेगा? NaNO2 प्लस HCl से। तो यहाँ से हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिल जाएगा HNO2। और होगा क्या? यहाँ पर भी डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। तो अब क्या बनेगा? डाइएजोनियम साल्ट C6H5N2Cl। और जब हमने यहाँ प्राथमिक एमीन ली थी तो डाइएजोनियम क्या बना था? RN2Cl। ये N2Cl ही डाइएजोनियम ग्रुप कहलाता है। ये N2 ग्रुप जो होता है ना, यही हमारा डाइएजोनियम है। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ये प्राथमिक एमीन ली, तो ये डाइएजोनियम साल्ट बना एलिफेटिक जो अस्थायी होता है। अब हमने एरोमेटिक एमीन ली और एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया हमने नाइट्रस अम्ल से करा दी, ये हमें इससे मिल जाता है। तो यहाँ पर भी एक साल्ट बनाओ, ये साल्ट हमारा होता है स्थायी। ये साल्ट कैसा होता है? स्थायी। तो ये भी हमारा क्या है? एजोनियम साल्ट। और ये साल्ट हमारा होता है स्टेबल। ये कैसा होता है? स्टेबल। और N पर होता है यहाँ प्लस चार्ज और Cl पर होता है माइनस चार्ज। और इस साल्ट का नाम पूछे तो ये होगा बेंजीन डाई। देखो इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसको बोलते हैं हम डाइएजोनियम। और ये क्या है? क्लोराइड। अभी मैंने बोला ना N2 ग्रुप डाइएजोनियम होता है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम C6H5 का नाम क्या होगा? बेंजीन। तो हमने लिख दिया बेंजीन। और N2 के लिए लगाएंगे हम डाइएजो। क्या लगाएंगे? डाइएजोनियम। और Cl माइनस आयन के लिए क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और वैसे ये क्या है? एजोनियम साल्ट है, जो कि कैसा होता है? स्टेबल होता है। और इस डाइएजोनियम साल्ट से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डाइज बनती हैं। किससे? इस साल्ट से, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से या एजोनियम साल्ट स्टेबल होता है और इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड और डाइज बनती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एमीन की अभिक्रिया एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से। किससे? एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से। इस एरिल सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसवर्ग अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। एरिल मतलब कोई बेंजीन रिंग, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एमीन की अभिक्रिया हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से पढ़ रहे हैं। और एरिल को क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो किससे पढ़ रहे हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? बेंजीन की जगह C6H5 और सल्फोनिल होता है SO2 और क्लोराइड मतलब Cl। तो C6H5SO2Cl, इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसवर्ग अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? हिंसवर्ग अभिकर्मक से एमीन की अभिक्रिया। या तो हम बोले कि एमीन की अभिक्रिया हम हिंसवर्ग अभिकर्मक से कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि एमीन की अभिक्रिया हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से कर रहे हैं, या तीसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कर रहे हैं। तो 3 एमीन होती हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। तो सबसे पहले हमने ले लिए 1 डिग्री एमीन। ये देखिए 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं। तो 1 डिग्री एमीन के लिए सिर्फ अमोनिया में 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। अमोनिया से क्या होगा? 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और 1 डिग्री एमीन बनेगी। तो ये हमारा नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से हमने यहाँ पर क्या ले लिया? ये 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इस नाइट्रोजन पर। 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये और ये लोन पेयर। ये यहाँ H होता तो अमोनिया बन जाती, लेकिन एक हाइड्रोजन का क्या हो गया? एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापन हो गया। तो ये कौन सी एमीन है? हमारी 1 डिग्री एमीन। और ये हमारा क्या है? देखो C6H5SO2Cl, ये हिंसवर्ग अभिकर्मक है। ये हमारा क्या है? हिंसवर्ग रीजेंट्स। ये हमारा हिंसवर्ग रीजेंट है। ठीक है। तो अब होता क्या है? जब हम हिंसवर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तो यहाँ से ये HCl बाहर, कुछ नहीं करना है। ये HCl क्या होगा? बाहर। और जोड़ के लिख दीजिए आप। तो क्या बनेगा? C6H5, ये S और S से डबल बॉन्ड से ये O। अब ये देखो ये बॉन्ड, अब ये Cl निकल गया, ये H भी निकल गया। तो ये S सीधे किससे आके जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन के बाद ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। और ये किससे जुड़ा है? इथाइल से। तो ये कुछ नहीं किया, HCl बाहर निकाल दिया और इस यूनिट को जोड़ दिया। C6H5, S से डबल बॉन्ड से 2 O जुड़े थे, ये Cl गया, ये H गया, तो S किससे आके जुड़ गया? N से। और N किससे जुड़ा था? ये हाइड्रोजन से और C2H5 से। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया है। ये वाला जो कंपाउंड है ये क्षार में विलय होता है, क्षार में विलय। अगर हम इसकी अभिक्रिया NaOH से करा दें तो ये कंपाउंड विलय होता है। और इसका नाम क्या है? N-एथिल। इसका नाम क्या है? N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है। एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
और ये क्या होता है, मीन बार क्षार में विलय होता है। अब हमने ले ली 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें एल्किल ग्रुप से और 1 हाइड्रोजन रहेगा। और ये हमारा क्या है, हिंसवर्ग अभिकर्मक, ये हमारी क्या है 2 डिग्री एमीन। तो फिर से क्या होगा, ये HCl क्या हुआ बाहर, अब फिर जोड़ के लिख दें C6H5 से ये S जोड़ा और S से डबल बॉन्ड से ये O और ये HCl बाहर निकला, तो किससे आकर जुड़ गया, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, C2H5 और C2H5 से। ये जो कंपाउंड बनता है ये क्षार में आविलेय होता है, ये क्षार में क्या होता है, आविलेय। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है N, इसका नाम है N डाई एथिल, क्योंकि 2 एथिल ग्रुप है ना, देखो यहाँ एक एथिल था इसलिए हमने N इथाइल लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे N डाई इथाइल एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। और जब हम 3 डिग्री एमीन ले लें और 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया यदि हम किससे करा दें, हिंसवर्ग अभिकर्मक से, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है। वापस सुन लीजिए, हमने कहा कि ये C6H5SO2Cl है, ये हिंसवर्ग अभिकर्मक कहलाता है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और हिंसवर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एमीन से कर रहे हैं, तो एक बार हमने 1 डिग्री एमीन ली, दूसरी बार में हमने 2 डिग्री एमीन ली, फिर हमने क्या लिया 3 डिग्री एमीन। तो हमने कहा जब हम 3 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हिंसवर्ग से कराएंगे तो रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में क्या होगा, यहाँ भी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं, इसलिए HCl बाहर निकलेगा नहीं। तो 3 डिग्री एमीन में तो ये अभिक्रिया होने से रही। जब 2 डिग्री एमीन में यह अभिक्रिया होती है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्षार में क्या होता है, आविलेय। और जब 1 डिग्री एमीन से हिंसवर्ग की अभिक्रिया होती है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्षार में विलय होता है। तो एक नियम निकल के आया कि हिंसवर्ग अभिकर्मक की सहायता से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में विभेद कर सकते हैं। विभेद मतलब पहचान कर सकते हैं। हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है, तो हम हिंसवर्ग अभिकर्मक के द्वारा पहचान कर सकते हैं कि कौन सी एमीन 1 डिग्री है, कौन सी 2 डिग्री है, कौन सी 3 डिग्री। कैसे, हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लें और तीनों एमीन को ले लें, हमें पता नहीं कि किसमें 1 डिग्री एमीन है, किसमें 2 डिग्री एमीन है, किसमें 3 डिग्री एमीन है। तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दें, हिंसवर्ग अभिकर्मक डाल दें। तो जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हुई तो वहां हम क्या कहेंगे, कौन सी एमीन है, 3 डिग्री एमीन। और जिन 2 टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो गई, मतलब हमारा कंपाउंड बन गया, तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दें, क्षार। यदि हमने क्षार डाला और वो बना हुआ कंपाउंड घुल गया, तब हम कहेंगे कि 1 डिग्री एमीन है। और क्षार में वो बना हुआ कंपाउंड नहीं घुला तो हम कहेंगे 2 डिग्री एमीन है। तो फाइनली निष्कर्ष निकला कि 1 डिग्री जो एमीन होती है वो हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके कंपाउंड बनाती है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्षार में विलय होता है। जबकि 2 डिग्री एमीन जब हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करती है तो जो कंपाउंड बनता है वो क्षार में आविलेय होता है। और 3 डिग्री एमीन हिंसवर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करती ही नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप जानते हो कि जो एमीन है ये हाईली एक्टिव होती है, एक्टिव होता है। एनिलीन क्या होती है, एक्टिव कंपाउंड है। NH2 ग्रुप क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है। और ये बेंजीन पर हमने जब इसका रेजोनेंस देखा था, आपको याद होगा कि हमने एनिलीन का आपको रेजोनेंस दिखाया था। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, तो इस कार्बन पर देखो ये माइनस लगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस रेजोनेंस से हमें पता चल रहा है, किससे, रेजोनेंस से, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। और ये कौन सा है, ये तो ऑर्थो पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। और ये कौन सी है, ऑर्थो। और ये कौन सी पोजीशन होती है, मेटा। तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी दिख रही है आपको, कहाँ पर, रेजोनेंस से पता चलता है। रेजोनेंस से आप देखोगे तो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर ज्यादा है, इस कार्बन पर ज्यादा है और इस कार्बन पर ज्यादा है, जहां माइनस चार्ज है। इन कार्बनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, धन स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इलेक्ट्रॉन रागी पर। तो इलेक्ट्रॉन रागी पर तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये कहाँ आक्रमण करता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ये कहाँ जाएगा, या तो ये ऑर्थो पर जा सकता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या ये
पैरा पर जा सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, या ये इस वाले ऑर्थो पर जा सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये मेटा पर नहीं जा सकता है। तो एनिलीन की जब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कैसे कंपाउंड मिलेंगे? ऑर्थो पैरा निर्देशक कंपाउंड मिलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे। बात समझ लीजिए, हमको रेजोनेंस से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण कराएंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन रागी वहां जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, माइनस चार्ज हो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है? ऑर्थो पर, पैरा पर, लेकिन मेटा पर नहीं आ सकता। इसलिए जब हम एनिलीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएंगे तो ऑर्थो पैरा निर्देशक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं। पहली ब्रोमीनेशन, हम क्या करा रहे हैं? ब्रोमीन। तो हमने ले ली अपनी एक एनिलीन, क्या ले ली? एनिलीन। और एनिलीन की अभिक्रिया हमने ब्रोमीन से करा दी। किससे करा दी? ब्रोमीन से। तो जब हमने एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई तो ब्रोमीन से हमें क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Br+। ये Br+ हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, इलेक्ट्रॉन रागी मिल गया। ये कहाँ आक्रमण कर सकता है? ऑर्थो पर, पैरा पर या ऑर्थो पर। तो क्या होता है कि एनिलीन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल Br+ मिलता है। और ये Br+ जाके कहाँ जुड़ जाएगा? ऑर्थो पर भी जुड़ गया, जाके पैरा पर भी जुड़ गया, और इस वाले ऑर्थो पर भी जुड़ गया। देखो मेटा पर तो जुड़ नहीं सकता, यहाँ तो जुड़ नहीं सकता, तो तीनों जगह जाके जुड़ गया और उसने बना लिया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लिया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूट बने। मोनो मतलब केवल एक Br जुड़े, और पैरा वाला सिमेट्रिक होता है तो स्थायी होता है। तो हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमारा ब्रोमीन ऑर्थो पर भी जुड़ जाता है और पैरा पर भी जुड़ जाता है। तीनों एक्टिव जगह, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर जाकर जुड़ जाता है और ये कंपाउंड बनाता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ब्रोमीन सिर्फ एक जगह जुड़े। तो हम आपको बता दें कि जो NH2 ग्रुप होता है बहुत एक्टिव होता है, बहुत सक्रिय होता है। तो हमें इसका सक्रिय को क्या करना पड़ेगा? इसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। वापस सुन लीजिए, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो हमें Br+ इलेक्ट्रॉन रागी मिलता है जो दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर जाकर तीनों जगह जुड़ जाता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर ब्रोमीन सिर्फ एक जगह जुड़े, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूट बने, मोनो मतलब एक मोनो सब्स्टिट्यूट बने, Br सिर्फ कहाँ जुड़े? एक जगह जाकर जुड़े, तो ये NH2 जो ग्रुप है ये हाईली एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। तो इसकी एक्टिविटी हमें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और NH2 ग्रुप की जो एक्टिविटी है वो हम एसिटाइलेशन के द्वारा कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? एसिटाइलेशन के द्वारा। देखो साफ साफ लिखा है नोट कि NH2 जो ग्रुप होता है उसका सक्रिय प्रभाव नियंत्रित करने के लिए, सक्रिय प्रभाव एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए हम एसिटाइलेशन करते हैं। और एसिटाइलेशन हम किससे करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो हम पहले क्या करें, ये एनिलीन है ना, इस एनिलीन की अभिक्रिया हम ब्रोमीन वाटर से ना कराएं, पहले किससे करा दें? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे करा दें? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इसकी अभिक्रिया करा दें एनिलीन की, तो होगा क्या? इस NH2 ग्रुप की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब एक्टिविटी कम हो जाएगी तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट बनेगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस कार्बन को लेना चाहे इसको लेने, दोनों बात बराबर है। इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसके पास है लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, तो ये लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा और ये पूरा ग्रुप लीविंग ग्रुप के रूप में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ये पूरा बाहर निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन से ये कार्बन आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनने वाला है? देखिए ये तो हमारा रिंग तो जैसी की तैसी रहेगी। ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के पास क्या है? अभी हमारे पास हम इसको NH2 को ऐसे ना लिख के एक H ऐसे करके बॉन्ड ऐसा बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्यों बना दे रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन ने जैसे इसको लोन पेयर दिया तो इस पर क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा? एक यहाँ से अपना बंध के इलेक्ट्रॉन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि ये मैंने कहा कि NH2 ग्रुप की एक्टिविटी कम करना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा दें। तो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर किसको देगा? इस कार्बन को। तो ये ग्रुप बाहर निकलने वाला है और जैसे ही नाइट्रोजन ने इस ग्रुप को जोड़ लिया तो नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना चाहेगा। तो जो NH2 ग्रुप था ना, 2 H जुड़े थे, वो एक हाइड्रोजन से बंध को क्या कर लेगा? तोड़ लेगा। और क्या निकलेगा यहाँ से? H+। जो H+ इससे मिल जाएगा तो यहाँ से क्या बनने वाला है? CH3 COO
और ये वाला H क्या होगा, बाहर निकलने वाला। ये ग्रुप तो हमारा बाहर निकलने वाला है, CH3 COO और ये H। और इस पर आ गया प्लस चार्ज भी हट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, NH, एक हाइड्रोजन बचा। और इस नाइट्रोजन से कौन आके जुड़ गया, CO CH3, तो हमने जाके जोड़ दिया CO CH3। तो ये कंपाउंड बनता है एसिटिलाइड। अब क्या होगा, इस पर प्लस नहीं है बेटा, क्योंकि प्लस तो हट गया ना तुरंत जब हमने हाइड्रोजन यहाँ को दे दिया, तो ये कंपाउंड हमारा बनता है। अगर हम इस कंपाउंड की अभिक्रिया करा दें, इस कंपाउंड की अभिक्रिया हम किससे करा दें, ब्रोमीन वाटर से। किससे करा दें, ब्रोमीन वाटर से। और जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो हम पिरिडीन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराते हैं। सुन लीजिए, हमने एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से डायरेक्ट कराई, तो ये 3 जगह ब्रोमीन जाके जुड़ा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि Br सिर्फ एक जगह जुड़े, तो हम एनिलीन की अभिक्रिया पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे पिरिडीन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, ये एसिटामाइड एक कंपाउंड बनेगा। अब इस एसिटामाइड की अभिक्रिया यदि हम किससे करा दें, ब्रोमीन से। किससे करा दें, ब्रोमीन से। तो अब जाके ये ब्रोमीन सिर्फ पैरा पर जुड़ेगी। अब जाकर ये ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ेगी, सिर्फ एक जगह, कहाँ पर, NH रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O और CH3, और Br कहाँ जाके जुड़ेगा, इधर। अब एक जगह जोड़ा सिर्फ Br, क्योंकि इस ग्रुप की एक्टिविटी कम होती है, NH2 की तो बहुत एक्टिविटी होती है, तो 3 जगह जोड़ रहा। लेकिन हमने NH2 को किसने बदल दिया, इस ग्रुप में बदल दिया, तो इसको हमने परिरक्षण कर दिया। NH2 का क्या कर दिया, परिरक्षण, इसकी एक्टिविटी को कम कर दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराकर। ये ग्रुप की एक्टिविटी कम है, तो जब हम Br2 से अब कराएंगे अभिक्रिया, तो सिर्फ एक जगह Br जाके जुड़ेगा। अब हम इसका कर दें जल अपघटन। क्या कर दें, जल अपघटन। तो होगा क्या, जब हम इसका जल अपघटन कर देंगे तो ये वाला हाइड्रोजन तो इसको मिल जाएगा और ये OH इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जैसे कि तैसे, और यहाँ पर Br जोड़ा, और ये देखो NH था, ये NH था, हमने इस H को A वाला H दे दिया, तो ये क्या बन गया, NH2। और ये OH हमने किसको दे दिया, इसको, तो ये क्या बन गया, CH3 COOH, तो ये बाहर निकल गया, CH3 COOH क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब हमारा कैसा बना, ये मोनो सब्स्टिट्यूट, सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूट बना ये हमारा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो यदि देखो एनिलीन से ही बनी है, ये हमारी एनिलीन थी, ये हमारी क्या थी, एनिलीन। एनिलीन से अब क्या बन गई, डायरेक्ट पैरा ब्रोमो एनिलीन, लेकिन हमने किससे, इसका परिरक्षण कर दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया। और यदि हम डायरेक्ट ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दें तो हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनती है। 3 जगह Br जुड़ जाता है, और अब से Br कहाँ जोड़ा, एक जगह। तो हमने इस एक्टिविटी को क्या कर दिया, एसिटिलाइलेशन के द्वारा, एसिटिलन के द्वारा इसकी एक्टिविटी को कम कर दिया, जिससे सिर्फ हमारा मोनो सब्स्टिट्यूट बना। क्या बना, मोनो सब्स्टिट्यूट।